हैं। हमने तो पहले ही कहा था, पापा बहुत बड़े पियक्कड़ हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मम्मी, पापा से शादी करके। तुम यहाँ भूखी प्यासी पापा का इंतजार कर रही हो और वो है कि अपनी ही धुन में मग्न है। हराम खोर, मेरी सास मत बन। जा अपने बाप को लेकर यहाँ आ और ज्यादा जबान मत चला। अरे पता नहीं क्या करूँ मैं इस आदमी का, फिर कहीं दारू पी के पड़ा होगा। 2 दिन बाद करवा चौथ आने वाला है, मुझे सामान लाना है दुकान से, पर ये नशेड़ी का कोई अता पता नहीं, 1 रुपए देने का नाम नहीं लेता है। मम्मी क्यों पापा को सवेरे सवेरे गाली दे रही हो? अरे मम्मी, क्यों तो करवा चौथ करने पर लगी है। अरे बापू कहीं शराब पी के सड़क पर पड़े होंगे। तुम जाओ, अपना खाना खाओ पियो, मजे से सो जाओ। दरअसल ये कहानी है बिलासपुर की उस गांव में अपनी पत्नी सुषमा और बेटी रितु जो कि 9 साल की होती है, बेटा बिट्टू जो कि 12 साल का होता है। वो चारों एक साथ रहते हैं। राजू कमाता तो अच्छा खासा है, पर सारा पैसा शराब में उड़ा देता है, जिस वजह से उसके घर वाले हमेशा ही परेशान रहते थे। फिर एक दिन, जी आप आ गए, मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही हूँ। वैसे आपकी छुट्टी तो 5 बजे ही हो गई थी ना, फिर ये 8 कैसे बज गए? और आज तनख्वाह मिलने वाली थी ना। अब पैसे दीजिए, मुझे करवा चौथ के लिए सामान लेकर आना है। तुम भी ना यार, दिन भर मैं थका हारा आया हूँ, 1 गिलास पानी दे दे। तुम हो के आते ही पैसे मांगना शुरू कर दिए। अरे तुम पर तो मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। पैसे आते ही तुम तो आधे पैसे शराब में उड़ा देते हो। जल्दी पहले तनख्वाह दो मेरे हाथ में, क्योंकि मुझे इसी में से 1 महीने का खर्चा और करवा चौथ का भी खर्च निकालना है। ये लो। तुम तो यही चाहती हो ना मैं जीऊं मरूं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सुषमा पैसे गिनने लगती है। ये क्या, ये तो सिर्फ 5,000 है। तुम्हारी तनख्वाह तो 9,000 है ना, फिर 4,000 कहाँ गए? अरे मम्मी, तुम्हें नहीं पता क्या, पापा वो पैसे रामलाल अंकल को दिए हैं। उनके यहाँ इनका दारू का अकाउंट चलता है। 1 महीने में जितने पीते हैं उसी का हिसाब हुआ होगा। चुप कर जा बिट्टो, नहीं तो तुमको पीटना शुरू कर दूंगा। क्यों तुम मम्मी को भड़का रहा है? मैंने पैसे अपने दोस्त रमेश को उधार दिए हैं, उसकी पत्नी की तबीयत खराब है इसीलिए। मुझे सब पता है, आप और आपके दोस्त सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। अब तुम ही बताओ, इतने पैसे में करवा चौथ और घर का खर्चा दोनों कैसे करूंगी? अरे हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं फिर कहीं से पैसे का इंतजाम कर लूंगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, फिर से कहीं तो कर्जा उठा कर ले आओ। जिंदगी भर तो यही करना ही है, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी बीवी और बच्चों का ध्यान नहीं है। तुम सारे पैसे दारू में उड़ाते जा रहे हो। अरे पता नहीं हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य कैसा होगा। तुमने जो बोलना है बोलो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम जाकर कल अपना करवा चौथ का व्रत के लिए सामान ले आना। इतना बोलकर राजू सोने चला जाता है और सुषमा भी अपने बच्चों को खाना खिलाकर सो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है, मेरा लंच बन गया, मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है। सुषमा, जल्दी से मेरा लंच पैक कर दे। हाँ हो गया लंच पैक, रुकिए मैं भी लेकर आई। मम्मी, मेरा भी टिफिन रेडी कर दो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मम्मी मेरी टाई नहीं मिल रही है, कहाँ है? जल्दी दो खोज के, मुझे तैयार होना है, लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए। ठीक है, ये लो बिट्टू तुम्हारा लंच। और तो ये तुम्हारी टाई बगल में रखी है, फिर भी तुमको तुम्हारी चीज मिलती ही नहीं। अच्छा चलो अब तुम लोग फटाफट स्कूल के लिए निकलो, मैं बाजार जाती हूँ, करवा चौथ का सामान खरीदना है। फिर सुषमा अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है और वो भी तैयार होकर बाजार जाती है। और बाजार जाकर मन ही मन सोचती है, आज तो बाजार में बहुत भीड़ है, सामान भी सब बहुत महंगे होंगे, मुझे 1000 में ही सब चीजें खरीदनी है, पता नहीं सब कैसे मैनेज होगा। ठीक है, पहले छलनी की दुकान पर जाकर छलनी खरीद लेती हूँ। अब भैया, ये छलनी कितने रुपए में दे रहे हो? बहन जी, ये सिंपल वाले 60 के हैं और ये डिजाइन वाले 100 रुपए के। आपको कौन सा लेना है? भैया कुछ कम नहीं होगी क्या? क्या बहन जी, बोनी का टाइम है, इतना सस्ता लगा दूं क्या? इससे कम नहीं होगा। भैया ये सिंपल वाली छलनी, ना आपकी ना मेरी, 55 में दे दीजिए।
ठीक है बहन जी, बोनी का टाइम है इसीलिए आपको 55 में दे रहा हूँ, नहीं तो मैं 60 से एक कम नहीं देता। फिर सुषमा वहाँ से छलनी लेकर फल की दुकान पर जाती है। भैया ये केला कितने रुपए दर्जन है और ये सेब? केले 60 रुपए दर्जन और सेब 120 रुपए किलो, और नारियल लीजिएगा तो आपको 40 रुपए पीस मिलेगा। अरे सारे फल के दाम तो आसमान छू रहे हैं, अब पता नहीं हम लोग करवा चौथ कैसे कर पाएंगे। अरे एक पति है जो ढंग से पैसे देता नहीं और बाजार में कोई भी सामान सस्ते नहीं मिलता। अरे पता नहीं भगवान भी हम स्त्रियों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। अरे क्या हुआ बहन जी, भाई साहब ने पैसे नहीं दिए क्या? पूरा मार्केट का यही फल का रेट है, और जानते ही है करवा चौथ है तो इस वजह से मार्केट का रेट भी तो हाई है। अरे भाई साहब आपको क्या ही बताएं, मेरा हस्बैंड एक नंबर का पियक्कड़ है। वो सैलरी आते आते आधा सैलरी का दारू पी जाता है, जिस वजह से मुझे पैसे कम पड़ जाते हैं। अच्छा चलिए आधा दर्जन केला, आधे किलो सेब और 1 पीस नारियल कर दीजिए। अरे लेकिन बहन जी, इस करवा चौथ में तो 5 फल लगते हैं ना, मैं भी अपनी पत्नी के लिए 5 ही फल लेकर जाता हूँ। हाँ भाई साहब, इस चक्कर में 5 ही फल लगते हैं। मैं मिश्री बादाम डालकर पूरा दूंगी। क्या करूं, अपने पति की मेहरबानी है। फिर फल वाले भैया फल पैक करके सुषमा को दे देता है। सुषमा पैसे देकर आगे दिए वाले की दुकान पर जाती है और पूछती है, भैया ये कितने रुपए के दिए हैं? अरे बहन जी, ये दिए 10 रुपए के हैं और ये बड़े वाला दिया 30 रुपए का है। 10 रुपए वाला कर दीजिए। फिर सुषमा दिए लेकर कपड़े की दुकान पर जाती है। अब भैया साड़ी निकालिए तो रेड कलर की अच्छी सी। कितने रेंज का निकाल दी बहन जी? यही 500-600 तक की भैया, अच्छी सी दिखा दीजिएगा। ये देखिए बहन जी, ये जॉर्जेट का साड़ी है, ये आप पर अच्छी लगेगी। और ये देखिए पीच कलर का है, ये भी आप पर बहुत सुंदर दिखेगा। ये देखिए ये हल्का मेहरून कलर का है, ये भी अच्छा लगेगा। भैया मेहरून कलर का साड़ी कर दीजिए, ये मेरे ऊपर अच्छी लगेगी। और इसका पेटीकोट ब्लाउज भी लगा दीजिएगा। ये लीजिए आपके पेटीकोट और ब्लाउज, आपके सभी पैसे हो गए 600 रुपए के। 600 रुपए साड़ी के, 100 रुपए ब्लाउज के, 100 रुपए पेटीकोट के, टोटल आपके 800 रुपए हो गए। ये लीजिए 700 भाई साहब। नहीं नहीं बहन जी, 50 रुपए और दे दीजिए, नहीं हो पाएगा। अरे भाई साहब हो जाएगी, आप सबने करवा चौथ का नाम लेकर सारा सामान रेट हाई कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर सुषमा को बाजार करते करते शाम हो जाती है। फिर वो अपने घर चली जाती है, तब तक उसके बच्चे भी आ जाते हैं। मम्मी, आपने तो बेफालतू में इतने खर्च कर दिए, इससे अच्छा तो होटल से खाना मंगवा लेती। क्या पीने खाने वाले आदमी के लिए व्रत रखती रहती हो। तभी राजू भी गाना गाते हुए नजर आता है। अभी जिंदा हूँ तो जीलन दो, जीलन दो, भरी बरसात में पी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। वो आ गए तुम्हारे पति परमेश्वर, झूमते हुए अपने दारू के नशे में। मम्मी पता नहीं तुम इस आदमी को कैसे झेल लेती हो। अगर मेरा पति ऐसा होगा ना तो मैं उसे तलाक दे दूंगी। चुप हो जाओ तुम दोनों, कैसा भी है वो तुम्हारा पापा है, ठीक है ना? और अपने पापा के बारे में ऐसे नहीं कहते बच्चों। चलो जाओ यहाँ से, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। फिर दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सुषमा कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? हमारे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब तुम उनके सामने इस तरह से शराब पीकर और गाना गाकर आते हो, क्या सीखेंगे हमारे बच्चे इससे? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है जरा हमें बताओ तो सही, नशे में कौन नहीं है जरा बताओ तो सही हमें। हे भगवान, मैं किस बेवड़े से बात करने में लग गई। ये तो बेवड़ा आदमी किसी की सुनने वाला नहीं। पता नहीं कल मैं करवा चौथ इसके लिए क्यों रख रही हूँ। चलो ठीक है, अब जाकर सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। फिर सभी सो जाते हैं और सुबह होते ही दोनों बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं और राजू ड्यूटी के लिए निकलने वाला होता है कि सुषमा कहती है,
देखो जी, आज मैं करवा चौथ का व्रत आपके लिए रखी हूँ। अगर आज भी आप पीकर आए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी, समझे? इसलिए आज आप सवेरे छुट्टी लेकर आ जाइएगा और दारू तो बिल्कुल भी नहीं पीजिएगा। ठीक है बाबा, पक्का प्रॉमिस। आज मैं नहीं पीऊंगा। वो तो कल रवि जबरदस्ती मुझे पिला दिया था। फिर सुषमा दिन भर उपवास कर शाम को 6:30 बजे सज धज कर तैयार हो जाती है और बिट्टू से कहती है, बिट्टू देखो तो जरा अपने बाप को, इतनी देर हो गई अभी तक आए ही नहीं। यहाँ हम पूजा करने के लिए बैठे हैं उनकी। मम्मी, हम बता रहे हैं पापा दारू पीकर कहीं रोड पर पड़े हुए होंगे और तुम हो कि उनकी पूजा करने आई हो। जाओ, खाओ पियो, मजे से सो जाओ। ओ कमबख्त बिट्टू, मैं तुम्हारे पापा को कुछ भी कहूँगी, पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जाओ, तुम्हारे बाप की लंबी उम्र के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखी हूँ। तुम्हारी बीवी आएगी तो वो भी यही करेगी, समझे? अरे मम्मी, लंबी उम्र करने आई हो तो मेरी करो यार। पापा की उम्र लंबी करने से क्या फायदा? वो तो ऑफिस में लौंडिया पटाने में लगे होंगे और तुम्हें घास तक नहीं डालते हैं। जिंदगी भर धोखा ही धोखा मिला है आपको। ओए बिट्टू, चुप हो जा। वो तुम्हारे पापा हैं, ऐसे नहीं बोलते। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अब तू जल्दी से जा, पापा को लेकर आ। लो मम्मी, पड़ोस वाली दादी भी आ गई है। और बोलिए दादी, कैसे आना हुआ? अरे सुषमा, तुम्हारा पति तो दारू पी के सड़क के किनारे पर पड़ा हुआ है और वहीं पर कितना सारा कुत्ता भी है जो उसको सूंघ रहा है। मेरा बेटा बोल रहा था, हे भगवान, इस कमबख्त को मैंने कितनी बार समझाया था कि आज दारू नहीं पीना है, नहीं पीना है। मैं दिन भर भूखी प्यासी चांद का इंतजार कर रही थी और ये नालायक दारू पीकर सड़क पर पड़ा हुआ है। जा बिट्टू, जाओ, लेकर आओ अपने नालायक बाप को। अरे पता नहीं सुषमा, तुम्हारे पति का कौन सा जन्म का बदला तुमसे ले रहा है। महीने में एक दिन ऐसा नहीं होता कि जो तुम्हारा पति पिटकर घर न आए। अरे आज तो करवा चौथ है, फिर भी तुम्हारा पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और फिर बिट्टू अपनी माँ से कहता है। फिर बिट्टू अपने पापा को ढूंढने चला जाता है। कुछ दूरी पर उसको अपने पापा सड़क के किनारे नजर आते हैं। फिर वो वहाँ पर बिट्टू जाकर खड़ा होता है तो राजू कहता है, कौन हो बेटा? तुम्हारे पापा खो गए हैं क्या? जाओ, उधर जाओ, मिल जाएंगे। अरे पापा यार, तुम हमको नहीं पहचान रहे? आज करवा चौथ है। मम्मी पूजा की थाली लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो यार, यहाँ से क्यों ना कटा रहे हो? हमारी क्या इज्जत रह जाएगी इस मोहल्ले में। अरे यार जाओ तुम यहाँ से। मैं इतने अच्छे मखमल के गद्दे पे सोया हुआ था, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं क्यों जाऊं उस घर में जहाँ चुड़ैल रहती है, जो हर वक्त चा 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 करती रहती है। मुझे नहीं जाना उस नालायक औरत के पास। बोल दे अपनी अम्मा को जाके। पापा चलिए यार, अगर मैं आपको लेकर नहीं गया तो मम्मी मेरी धुलाई कर देगी। लग तो तुम रहे हो मेरे बेटे जैसे। चलो चलते हैं। फिर बिट्टू कैसे भी करके पापा का हाथ पकड़कर घर पर ले आता है। फिर सुषमा उसको वहीं पर चांद देखकर व्रत खोल लेती है। बिट्टू, उसका सर पकड़, ठीक से दिख नहीं रहे हैं छलनी में। क्या मम्मी, जल्दी करो यार, मेरा हाथ दर्द कर रहा है इनको पकड़े पकड़े। चलो हो गया, अब कैसे भी उनके हाथ से पानी पी लूं, फिर मेरा व्रत खुल जाएगी, फिर मैं बताती हूँ। फिर सुषमा राजू के हाथ से पानी भी पी लेती है और राजू को पकड़कर अंदर ले जाती है और मारते हुए कहती है, तू कभी नहीं सुधरेगा, आज मैं तुम्हें अच्छे सुधार दूंगी। रुक जा तू, अभी रुक तू। अरे 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 बचाओ रे, कोई मुझे बचा लो। ये औरत मुझे मार डालेगी। बिट्टू रितु, चलो तुम दोनों बेटा सोने के लिए, इसको यहीं पर छोड़ दो। चमत्कारी बाबा। ये कहानी है मिर्जापुर गांव की, जहां बिल्लू नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी होता है जो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता है। एक दिन बिल्लू अपनी पत्नी और माँ के साथ बैठकर बात कर रहा होता है कि अचानक बिल्लू की दोनों बेटी टीना और मीना स्कूल से रोते रोते घर आती है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों रो क्यों रही हो और इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? माँ, टीचर ने हमें स्कूल से निकाल दिया। क्यों?
टीचर बोली पहले स्कूल की फीस लेकर आओ फिर स्कूल आना। शी शी शी, आजकल टीचरों ने तो विद्या को धंधा बना दिया है। हाँ, वो लोग भी गलत नहीं है माँ, वो लोग भी मजबूर हैं। अरे वो लोग तो बस अपनी नौकरी कर रहे हैं। अरे मूर्ख, तुझे क्या जरूरी थी बच्चों को इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाने की? अब तुझे ही परेशानी हो रही है ना? हाँ माँ जी, एकदम सही कह रही हैं। पढ़ने वाले बच्चे छोटे स्कूल में भी पढ़ लेते हैं और ना पढ़ने वाले बच्चे बड़ी सी बड़ी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते। बिल्लू कुछ नहीं कहता है, बस दोनों की बात खामोशी से सुनता है। फिर कुछ देर बाद कहता है, तुम उदास मत हो बच्चों, कल तुम्हारी फीस स्कूल में जमा हो जाएगी, ठीक है? लेकिन कैसे? अरे कैसे वैसे की फिक्र तुम मत करो, बस मन लगाकर पढ़ाई करो, मैं फीस का प्रबंध कर लूंगा, ठीक है? बिल्लू घर के बाहर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद बिल्लू का दोस्त बिरजू आ जाता है। क्या हुआ बिल्लू, परेशान लग रहा है? फिर बिल्लू सारी कहानी बिरजू को बताता है। हाँ, अरे तो फिक्र मत कर यार, तेरी परेशानी समझ के मेरी परेशानी। मैं ना तुझे एक जगह लेकर चलता हूँ, जहां से आने के बाद तेरी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन कहाँ? अरे वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। तो बस मेरे साथ चलने के लिए शाम में तैयार रहना, ठीक है? ठीक है। बोलो भक्त, क्या परेशानी है? फिर बिरजू बिल्लू की सारी परेशानी बाबा को बताता है। ठीक है, समझ गया। बिल्लू बेटा, अपना हाथ आगे करो। बिल्लू अपना हाथ आगे करता है। बिरजू बेटा, 10 का नोट बिल्लू के हाथ पर रखो। फिर बिरजू 10 का नोट बिल्लू के हाथ में थमा देता है। अब अपनी आंखें बंद कर लो। ओम। 10 के नोट, तू 2000 गुना हो जा। बाबा के इतना कहते ही नोट की जगह एक थैला आ जाता है। अब तुम आंखें खोल सकते हो बिल्लू। बिल्लू आंखें खोलता है तो क्या देखता है? एक थैला जिसमें 20,000 रुपए है। ये देखकर बिल्लू एकदम हैरान रह जाता है। हाँ, इतनी सारे रुपए! आप तो धन्य हैं बाबा, आप तो महान हैं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं आपसे क्या बोलूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके ये पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अरे पगले, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा जो चीज एक बार दे देते हैं वो बस दे देते हैं, वो कभी वो चीज वापस नहीं लेते। बड़ा आया लौटाने वाला, बाबा का प्रसाद है ये। क्षमा चाहूंगा बाबा, गलती हो गई। अब तुम आराम से अपने घर जाओ और अपने बच्चों की फीस स्कूल में जमा कर देना, ठीक है? जी बाबा। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। इतने सारे रुपए आप कहाँ से ले आए? बिल्लू को समझ नहीं आता वो इस बात का क्या जवाब दे। अब वो क्या है ना कि बिरजू से उधार लिए हैं। अब कुछ दिन में मुझे काम मिल जाएगा तो फिर मैं उसे धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। लौटा ही देना। जैसा स्कूल वालों को परेशान किया है वैसे बिरजू को परेशान मत करना। अरे हाँ माँ, मैं उसे लौटा दूंगा। फिर अगले दिन बिल्लू टीना और मीना के साथ स्कूल जाता है और वहां जाकर दोनों की फीस जमा करवा देता है। बिल्लू बेटा, बिल्लू बेटा, बिल्लू, काजल बेटा। दोनों पति पत्नी माँ के पास आते हैं। क्या हुआ माँ? मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है बेटा। फिर काजल माँ के लिए ग्लास में पानी लाती है। ये लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए।
काजल माँ को पानी पिलाती है। काजल बेटा, मुझे जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर चल, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ठीक है माँ, हम आपको अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं ले चलता हूँ। कुछ देर बाद बिल्लू के घर एम्बुलेंस आती है और माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरी माँ को? देखिए, आपकी माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो कल के कल हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? 50,000 रुपए। ठीक है, मैं कल सुबह ही पैसे का इंतजाम करता हूं, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है। सुबह होती है। बिल्लू पैसे मांगने के लिए गांव के जमींदार रामदास के पास पहुंच जाता है। क्या रे बिल्लू, कैसे आना हुआ? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है चाचा, उनके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपयों की जरूरत है, बस उसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे इतनी सी बात, अरे तू तो मेरा भतीजा है रे। चल, दिए तुझे 50,000, लेकिन मैं 50,000 का 60,000 रुपया लूंगा, वो भी सिर्फ 10 दिन के बाद। मंजूर है तो बोल, नहीं तो नक्की करो भैया। अब आप जो बोलेंगे वो मंजूर है चाचा, बस अभी मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ ठीक है। फिर रामदास बिल्लू को पैसे देता है। ये लीजिए डॉक्टर साहब पैसे, आप जल्दी से मेरी माँ को ठीक कर दो। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी माताजी का ऑपरेशन होते ही वो ठीक हो जाएंगी। ओके, डोंट वरी। जी डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए थिएटर में चला जाता है। माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ काजल, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद बिरजू वहाँ आता है। मौसी कहाँ है बिरजू? ए बिरजू, मौसी कहाँ है? अब ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। अच्छा। 1 घंटे तक माँ का ऑपरेशन चलता है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर बाहर आता है। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, माँ जी एकदम ठीक है। ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हुआ। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। शुक्र है ऊपर वाले का। कुछ दिन बाद रामदास बिल्लू के घर आता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप? हाँ भैया, मैं तुम्हारा चाचा। आओ रामदास राव। रामदास माँ की खाट पर बैठ जाता है। और मौसी, कैसी है अब आपकी तबीयत? एकदम ठीक, तू बता। मस्त, ठीक है। और बिल्लू बेटा, तैयारी है ना मेरे 60,000 रुपयों की? हैं? अब वो 60,000 किस बात के? अरे मौसी, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मुझसे 50,000 रुपए लिए थे। अब सूद के साथ 60,000 होंगे, वही तो वापस लेने आया हूँ, और क्या रामदास सच कह रहा है? हाँ माँ। ये तूने क्या किया बिल्लू, मुझे मर जाने दिया होता। ऐसा मत बोलो माँ। लेकिन तूने कर्जा क्यों लिया? पहले तो तेरे ऊपर इतना कर्जा है और ऊपर से तेरे पास कोई काम भी नहीं है, तू कर्जा कैसे चुकाएगा बेटा? आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। ये सुनकर माँ की आंखों में पानी आ जाता है। मुझे 5 दिन की मोहलत और दीजिए चाचा, मैं आपके पूरे 60,000 रुपए लौटा दूंगा। ठीक है? फिर तो बेटा 60,000 नहीं, 65,000। 65,000? क्यों? अरे भैया क्यों क्या? 5 दिन का सूद कौन देगा? हैं? ठीक है, मैं आपके पूरे के पूरे 65,000 लौटा दूंगा। ठीक है अब? हाँ, अब ठीक है, चलता हूँ, ध्यान रखना मौसी। फिर रामदास वहाँ से चला जाता है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारी परेशानी बच्चा, लेकिन क्या बाबा, आखिर कब तक तुम मेरे पास ये छोटी छोटी परेशानियां लेकर आओगे?
मेरी एक बात सुन लो, फिर कभी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। क्या बाबा? कल तुम अपनी पत्नी के साथ अकेले आना और अपनी पत्नी से कहना कि वो एकदम दुल्हन की तरह जेवर वगैरह पहनकर आ जाए। एकदम दुल्हन लगनी चाहिए। अब वो क्यों बाबा? याद है तुम्हें, मैंने एक 10 के नोट को 2000 गुना कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, याद है। वैसे ही मैं तुम्हारी पत्नी के जेवर को 20 गुना कर दूंगा। फिर बिल्लू मन ही मन सोचता है, हाँ यार, बाबा तो एकदम सही कह रहे हैं। फिर जिंदगी भर मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, वाह क्या बात है बाबा, आप धन्य हो बाबा, आप धन्य हो। अपना हाथ आगे करो। जैसे ही बिल्लू अपना हाथ आगे करता है, बाबा बिल्लू की हथेली पर एक सेब का बीज रख देते हैं। फिर बिल्लू खुद ब खुद अपनी आंखें और हथेली बंद कर लेता है। ए बीज, जल्द से जल्द ढेर सारा फल बन जा। बाबा के इतना कहते ही एक बीज ढेर सारे सेब में तब्दील हो जाता है। फिर बिल्लू अपनी आंखें खोल लेता है। ये फल घर ले जाओ और अपने बच्चों को मन भर के खिला देना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। जाओ। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह बिल्लू और काजल एक दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हो इतना सज सवर कर? हम लोग मेरे एक दोस्त की शादी में जा रहे हैं। हमें आते आते शाम होगी माँ जी, बच्चों का ख्याल रखिएगा। ठीक है। ये लो, तुम दोनों ये एक एक गोली खा लो। ठीक है। ठीक है। बाबा की दी हुई गोली दोनों खा लेते हैं। फिर बाबा एक बड़ा सा कपड़ा निकालकर जमीन पर रख देते हैं। बेटी, अब अपना सारा जेवर उतार कर इस कपड़े पर रख दो। क्यों बाबा? अरे बाबा इन जेवरों को 20 गुना कर देंगे। रख दो रख दो। अच्छा। फिर काजल सारा जेवर उतार कर जमीन पर पड़े कपड़े पर रख देती है। बिल्लू, अब इस कपड़े को बांध दो। जी बाबा जी। बिल्लू उसे बांध देता है। फिर अचानक दोनों पति पत्नी बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। अब ये सारा सोना मेरा हुआ। फिर बाबा सारा सोना उठाता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन कुछ देर चलते ही बाबा सोचते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं इनको ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। इनको मौत के घाट तो उतारना ही पड़ेगा। बाबा दोनों को मारने के लिए पास रखा बड़ा सा पत्थर उठाते हैं कि अचानक एक आवाज आती है, रुक जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा मैं। रुको। बिरजू पुलिस और हवलदार के साथ बाबा के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। बिरजू तू? हाँ जी बाबा जी, मैं। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इस ढोंगी बाबा को। तुझे कैसे पता चला कि मैं एक ढोंगी हूँ? जब तूने बिल्लू को बोला था ना, कल तुम अपनी पत्नी के साथ अकेले आना। तभी मुझे तुझ पर शक हो गया था। मुझे पता था तू इन दोनों के साथ कुछ गलत करने वाला है। मैंने बिल्लू को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मुझे तुझको रंगे हाथों पकड़ना था। इसीलिए मैं भी पुलिस को साथ लेकर आया हूँ। पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ढोंगी कहीं का। ओ ढोंगी बाबा, बस बस बस, आ जाओ आ जाओ। तुम्हारा खेल खत्म, अब तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे हवालात के दिन 20 गुना होने वाले हैं। ले चलो इसको। फिर पुलिस बाबा को वहां से लेकर चली जाती है। बिरजू दोनों के ऊपर पानी डालता है और उन्हें उठाता है और फिर बाबा का सारा कारनामा बिल्लू और काजल को बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया बिरजू तेरा। हाँ भैया, अगर आप नहीं आते तो वो बाबा हमें मार ही डालता। अरे क्या शुक्रिया, ये तो मेरा फर्ज था भाई। चलो अब घर चलते हैं, शाम भी हो रही है। हाँ हाँ चलो। फिर तीनों वहां से निकलकर अपने घर चले जाते हैं। देखिए ना मालकिन, खेत में भी मेरे लायक कोई काम होगी तो मैं खेत में भी जाकर वो काम कर दूंगी। अरे नहीं नहीं,
तुम्हारे लायक मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ से। रामपुर गांव में रमेश नाम का एक युवक अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। वो मोची का काम करता था। वो बहुत गरीब था और मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा पाता था। लेकिन रमेश में एक खास बात थी। वो ईमानदार, मेहनती और कभी ना हार मानने वाला था। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना बांध दो। खाना कैसे बनाऊं जी? खाने में कुछ नहीं है। घर का सारा राशन खत्म है और चिंटू के स्कूल की भी फीस भरनी है। आपके इस थोड़ी सी आमदनी में कुछ नहीं होता है। मैं क्या करूँ लता, मैं मेहनत तो करता हूँ पर पैसा होता ही नहीं है। तो क्यों ना जी, मैं भी आपके साथ काम करने चलूं? फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर चलाने में भी आसानी होगी। लेकिन लता फिर चिंटू को और घर को दोनों को एक साथ कैसे संभाल पाओगी? इसीलिए तुम काम पर मत जाओ। तो पूरी जिंदगी ऐसे ही भिखारी की तरह बिताओ, ना ढंग के कपड़े, ना ढंग का खाना और ना ही ढंग का घर। लता जब तुमने शादी की थी तब तो तुम्हें ये सब नहीं चाहिए था। तब तो तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। तब हमारा बच्चा नहीं था जी, सिर्फ हम दोनों ही थे। लेकिन अब हमारे साथ चिंटू भी है। अगर ये ढंग से पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ये भी हमारी तरह दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। इसलिए मैं इसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ और इसके लिए पैसे लगेंगे, इसलिए मैं काम करना चाहती हूँ। रमेश कुछ नहीं कहता और रमेश को छोड़कर लता काम ढूंढने चली जाती है। दरअसल रमेश फुटपाथ पर एक झोपड़ी बनाकर उसी में अपनी पत्नी और बेटे चिंटू के साथ रहता था। लता अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी नौकरी कराना चाहती थी। ठीक है, जमींदार की पत्नी के यहाँ जाकर काम मांग लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मालकिन बड़ी गुस्सैल टाइप की है। ठीक है जी, मैं आज ही चली जाऊंगी। इतना कहकर रमेश अपना मोची का काम करने लग जाता है और लता लाला सेठ के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करने चली जाती है। लता वहाँ पहुँचकर कहती है, मालकिन मुझे काम चाहिए था। मेरे लायक कोई काम है तो बता दीजिए, मैं पूरे मन से काम करूंगी। तुम्हारे पति का क्या नाम है और वो क्या काम करता है? मेरे पति का नाम रमेश है, वो मोची का काम करते हैं। और मेरा एक बेटा है जिसका नाम चिंटू है, जो स्कूल में पढ़ाई करता है। अच्छा, तो तुम मोची की पत्नी हो? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लायक मेरे घर में कोई काम नहीं है। देखिए ना मालकिन, खेत में भी मेरे लायक कोई काम होगा तो मैं खेत में भी जाकर वो काम कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लायक मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, अब तुम जाओ यहाँ से। इतना कहने के बाद लता वहाँ से चली जाती है। फिर जमींदार की पत्नी कहती है, बड़ी आई घर का काम करने वाली। अरे मैं मोची की पत्नी से अपने घर की साफ सफाई करवाऊंगी। अरे इसके छूने से ही मेरा घर गंदा हो जाएगा। लता अपने घर जाकर उदास होकर बैठ जाती है। फिर शाम को रमेश भी काम करके आता है और लता से कहता है, लता, तुम परेशान लग रही हो। आज तुम काम ढूंढने गई थी, कोई काम मिला क्या? क्या बताऊं जी, जमींदार की पत्नी ने तो साफ इनकार कर दिया काम देने से। जबकि मैं खेतों में भी काम मांगी पर वो किसी भी तरह तैयार ही नहीं हुई और मुझे जाने के लिए कह दिया। तुम परेशान मत हो, ये लो 1 किलो चावल और आधी किलो दाल लेकर आया हूँ, चावल दाल बना दो। फिर लता दाल चावल बनाती है और अपने पति और बेटे सभी को खिलाकर सो जाती है। फिर अगले दिन रमेश मोची का सामान लेकर गांव के चौराहे पर बैठ जाता है और सभी का जूता पॉलिश करने लगता है। क्या हुआ रमेश, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, मैंने आज तक कोई बेईमानी या चोरी नहीं की है, लेकिन फिर भी आज मेरा परिवार ढंग से 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाता है। तुम चिंता मत करो भाई, अरे तुम जैसा तो नेक दिल और ईमानदार पूरे गांव में नहीं है। हम सबको गर्व है तुम पर। रहा पैसों का सवाल, अरे तो वो भी तुम्हारे पास एक न एक दिन जरूर आ जाएगा।
फिर किसी तरह रमेश का दिन बीत रहा था। फिर एक दिन रमेश के गांव में एक व्यापारी आया और रमेश से जूते साफ करवाने लगा। मेरे ये जूते पॉलिश कर दो भाई। कितने का जूता साफ करते हो? 20 का जोड़ा। ठीक है, ये लो मेरे जूते साफ कर दो और पॉलिश भी मार देना। फिर रमेश उस व्यापारी के दोनों जूते साफ करने लगता है और साफ करके पॉलिश भी चढ़ा देता है और सेठ जी को देते हुए कहता है, ये लीजिए सेठ जी, आपका जूते का काम हो गया और आपके पूरे 25 रुपए हो गए, 20 पॉलिश के और 5 सफाई के। ये लो 50 और बाकी के छुट्टे तुम रख लो। नहीं मालिक, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा लेता हूँ। आपके सिर्फ 25 हुए हैं तो ये आपके 25 हैं। व्यापारी ये सुनकर खुश हुआ और मुस्कुराते हुए रमेश से कहा, तुम मेरे साथ काम करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? नहीं रमेश, मैं तुम्हारे व्यवहार से खुश हुआ हूँ। तुमने सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा लिया, जबकि मैं तुम्हें 25 के बदले 50 दे रहा था। वो पैसा तुमने नहीं लिया, इसलिए मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ और मुझे भी एक ऐसे ही भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा सेठ जी, जो आप मुझे अपने साथ काम दोगे, और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करूँगा। फिर चलो ठीक है, आज से ही तुम मेरे साथ मेरे यहाँ काम करोगे और रहना खाना सब मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें अब इस झोपड़ी में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेठ जी, मेरी बीवी और मेरा एक बेटा है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तो तुम उन्हें भी अपने साथ ला सकते हो। फिर रमेश अपनी बीवी और बच्चे को लेकर व्यापारी के साथ जाने लगता है। फिर शहर पहुंचने के बाद व्यापारी रमेश और उसकी पत्नी और बेटे तीनों को एक घर दिला देता है। फिर उसी में रमेश अपनी बीवी बच्चों को रखकर व्यापारी के साथ जाता है और व्यापारी गोदाम में सामान गिनने का और रख रखाव का काम रमेश को दे देता है। रमेश अपना काम इतनी लगन और ईमानदारी से करता है कि व्यापारी उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगा। कुछ सालों बाद व्यापारी ने रमेश से कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें अपना गोदाम संभालने का जिम्मा देता हूँ। सेठ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मोची का काम छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ। अरे रमेश, तुम इसके हकदार हो। तुमने दिन रात मेहनत से काम किया है, इसलिए ये तुम्हारा हक था। रमेश ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और व्यापारी के व्यवसाय को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे व्यापारी ने खुश होकर एक दिन रमेश से कहा, तुम अब अपने दम पर काम करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें व्यापार शुरू करने के लिए थोड़ा धन देना चाहता हूँ। लेकिन सेठ जी, अगर मैं व्यापार ठीक से नहीं कर पाया तो मैं आपका पैसा कैसे चुका पाऊंगा? रमेश, तुम मेरे साथ इतने सालों से काम कर रहे हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम अपना व्यवसाय और भी अच्छे से चला सकोगे। तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम भी अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये लो पैसे और खुद का व्यवसाय शुरू करो। ठीक है सेठ जी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा और दिन रात मेहनत करके अपने व्यवसाय को एक कामयाब बिजनेस जरूर बनाऊंगा। फिर रमेश ने उस धन का उपयोग करके अपना खुद का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। वो अपने व्यवसाय में भी उतनी ही मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया और वो एक सफल व्यापारी बन गया। रमेश ने अपनी सफलता को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसने हमेशा गरीबों की मदद की और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। उसकी सफलता और समाज सेवा के कारण उसे बहुत सम्मान मिला। उसने अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और उसकी पत्नी वो भी रमेश के साथ मिलकर समाज सेवा करने लगी। आज हमारे पूरे गांव वाले की तरफ से रमेश को ये सम्मान दिया जाता है। इसने हमारे पूरे गांव के जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद की है, बिना किसी स्वार्थ भाव से, और इसके जैसे हमारे गांव में और कोई हो भी नहीं सकता है। इसीलिए आप सभी ताली से स्वागत कीजिए रमेश और उनकी पत्नी लता की। मैंने इसमें कोई मेहनत वाला काम नहीं किया है, ये तो मेरा फर्ज है
अगर समाज के हर व्यक्ति यही सोचे तो हमारे समाज में गरीबी बचेगी ही नहीं। इसीलिए हम आप सबसे यही विनती करते हैं कि आप भी अपने समाज की सेवा कीजिए। फिर उस दिन से उस गांव में सभी लोग अपने जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे और धीरे धीरे करके उस गांव से गरीबी बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और कभी हार न मानने वाला जज्बा किसी को भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।